नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और जरूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लें। साथ ही कॉमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलें, ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सकें। दोस्तों, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार ने शुरुआत तो उम्मीद के साथ की थी, लेकिन धीरे धीरे माहौल पूरी तरह बदल गया। सेंसेक्स 161 अंक टूटकर 75,238 पर बंद हुआ और निफ्टी भी 23,644 के नीचे फिसल गया, जिससे निवेशकों का मूड काफी कमजोर दिखाई दिया। सबसे ज्यादा दबाव बैंकिंग शेयरों में देखने को मिला, जहां बैंक निफ्टी 419 अंक टूटकर 53,710 पर बंद हुआ। मिड कैप शेयरों में भी बिकवाली तेज रही और इंडेक्स 273 अंक नीचे आ गया, यानी कमजोरी सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रही। मेटल सेक्टर ने बाजार को सबसे ज्यादा नीचे खींचा। हिंडाल्को, टाटा स्टील, रिलायंस इंडस्ट्रीज और नेस्ले इंडिया जैसे बड़े शहरों में गिरावट देखने को मिली, जिससे पूरे बाजार का सेंटिमेंट कमजोर पड़ गया। हालांकि आईटी सेक्टर ने थोड़ी राहत जरूर दी। लगातार 4 दिनों की गिरावट के बाद आईटी शेयरों में खरीदारी लौटी और एम्फेसिस को छोड़कर लगभग सभी बड़े आईटी शेयर बढ़त के साथ बंद हुए। आज बाजार में सबसे ज्यादा चिंता रुपये की कमजोरी को लेकर रही। कारोबार के दौरान रुपया डॉलर के मुकाबले 9.614 के रिकॉर्ड निचले स्तर तक पहुंच गया और आखिर में 9.97 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जो अब तक का सबसे कमजोर क्लोजिंग स्तर माना जा रहा है। इस पूरे हफ्ते रुपए की कमजोरी भी बाजार पर भारी पड़ती रही। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 1.60 रुपए से ज्यादा टूट गया और पहली बार 96 प्रति डॉलर के पार निकल गया, जिसने बाजार की चिंता और बढ़ा दी। कमजोर बाजार के बीच भी कुछ शेयरों ने दमदार प्रदर्शन किया। टाटा मोटर्स के शेयर 5% से ज्यादा चढ़ गए, क्योंकि कंपनी के पैसेंजर व्हीकल बिजनेस के नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे और निवेशकों ने इसे सकारात्मक संकेत माना। यूनाइटेड स्पिरिट्स में भी करीब 4% की तेजी देखने को मिली। कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर लगभग 28% बढ़ा, जिससे निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ और शेयर में अच्छी खरीदारी आई। दूसरी तरफ वोल्टास ने निवेशकों को निराश किया। कंपनी के मार्जिन उम्मीद से कमजोर रहे, जिसके कारण शेयर करीब 5% टूट गया और पूरे कंज्यूमर सेक्टर पर थोड़ा दबाव बढ़ गया। जेएसडब्ल्यू स्टील के नतीजे मजबूत रहने के बावजूद शेयर दबाव में रहा। इसका मतलब साफ है कि इस समय बाजार सिर्फ नतीजों को नहीं, बल्कि ग्लोबल माहौल और जोखिमों को ज्यादा गंभीरता से देख रहा है। बाजार में गिरावट की सबसे बड़ी वजह 2 दिनों की तेज रैली के बाद हुई मुनाफा वसूली रही। पिछले सत्र में सेंसेक्स लगभग 790 अंक और निफ्टी करीब 277 अंक चढ़ा था, इसलिए कई निवेशकों ने ऊंचे स्तर पर मुनाफा निकालना बेहतर समझा। कच्चे तेल की कीमतों में आई तेज उछाल ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी। ब्रेंट क्रूड 3% से ज्यादा उछलकर $109 प्रति बैरल के पार पहुंच गया, जिससे भारत के आयात बिल और महंगाई को लेकर डर बढ़ गया। तेल महंगा होने का असर सीधे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर दिखाई दिया। भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसे शेयर 1.8% से 3% तक टूट गए, क्योंकि बाजार को ईंधन कीमतों में और बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद थी। अप्रैल 2026 में भारत के रूस से तेल आयात में करीब 15% की गिरावट देखने को मिली। मार्च में जहां भारत ने करीब 5.3 बिलियन यूरो का रूसी तेल खरीदा था, वहीं अप्रैल में ये घटकर लगभग 4.5 बिलियन यूरो रह गया। लेकिन इसके बावजूद भारत रूस से तेल खरीदने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बना हुआ है। इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह नायारा एनर्जी की वाडनार रिफाइनरी का मेंटेनेंस शटडाउन माना जा रहा है। ये रिफाइनरी मुख्य रूप से रूसी तेल पर निर्भर है, इसलिए बंद होने का सीधा असर आयात पर पड़ा। जबकि दूसरी तरफ विशाखापट्टनम और एमआरपीएल जैसी रिफाइनरियों ने फिर से रूसी तेल खरीदी बढ़ानी शुरू कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के यूराल्स क्रूड की कीमत अप्रैल में बढ़कर $112 प्रति बैरल के पार पहुंच गई, जो मार्च के मुकाबले करीब 19% ज्यादा है। अब बाजार की नजर 16 मई की अमेरिकी डेडलाइन पर है, क्योंकि अगर रूस से तेल खरीद पर दी गई छूट आगे नहीं बढ़ी तो भारतीय रिफाइनरों के लिए रूसी तेल खरीदना मुश्किल हो सकता है। ग्लोबल बाजारों से भी अच्छे संकेत नहीं मिले। जापान का निकेई, साउथ कोरिया का कोस्पी और हांगकांग का हैंगसेंग दबाव में था, जबकि अमेरिकी फ्यूचर्स भी कमजोरी दिखा रहे थे। अमेरिकी बाजारों में भी डर का माहौल दिखाई दिया। डाउ फ्यूचर्स करीब 1% नीचे थे और नैस्डैक फ्यूचर्स में 400 अंकों की ज्यादा गिरावट देखी गई, जिससे भारतीय बाजार पर भी दबाव बढ़ गया। बाजार में डर बढ़ाने वाली सबसे बड़ी वजह जियोपॉलिटिकल तनाव रहा। पश्चिम एशिया में लगातार बढ़ते तनाव और जहाजों से जुड़ी घटनाओं ने निवेशकों को काफी सतर्क कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी अधिकारियों ने यूएई के पास एक जहाज को जब्त कर लिया, जबकि ओमान के समुद्री इलाके में अफ्रीका से यूएई जा रहा एक भारतीय कार्गो भी डूब गया। इन खबरों ने बाजार में अनिश्चितता और बढ़ा दी। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव भी निवेशकों को परेशान कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने साफ कहा है कि ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जिससे वैश्विक तनाव कम होने की उम्मीद फिलहाल कमजोर पड़ती दिख रही है। निवेशकों को उम्मीद थी कि डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की बातचीत से कोई बड़ा समाधान निकल सकता है, लेकिन अमेरिका, ईरान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज संकट को लेकर कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। यही वजह रही कि बाजार को राहत नहीं मिल पाई।
अगली खबर, भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत तेज होती दिख रही है। कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल के मुताबिक अगले महीने अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भारत आ सकता है, जहां दोनों देशों के बीच ट्रेड डील के अहम मुद्दों पर आगे चर्चा होगी। अगली खबर, प्रधानमंत्री की यूएई यात्रा भले ही छोटी रही, लेकिन इसका असर काफी बड़ा माना जा रहा है। इस दौरे में गैस सप्लाई, डिफेंस पार्टनरशिप, ऑयल रिजर्व्स और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश जैसे कई अहम समझौते हुए, जिससे भारत और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के रिश्ते और मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी चर्चा यूएई की तरफ से भारत में $5 बिलियन यानी करीब 41,000 करोड़ रुपए के निवेश को लेकर रही। ये पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में लगाया जाएगा, जिससे बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर पर भी बाजार की नजर बनी रह सकती है। भारत और यूएई के बीच स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप को लेकर बड़ा करार हुआ है। इसके तहत दोनों देश डिफेंस टेक्नोलॉजी, सुरक्षा सहयोग और सामरिक साझेदारी पर मिलकर काम बढ़ाएंगे, जो बदलते पश्चिम एशिया के माहौल में भारत के लिए काफी अहम माना जा रहा है। ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व और एलपीजी सप्लाई पर भी समझौते हुए हैं। इसका फायदा ये होगा कि अगर भविष्य में कच्चे तेल या गैस की सप्लाई में कोई बड़ा संकट आता है, तो भारत के पास बेहतर सुरक्षा और स्थिर सप्लाई का विकल्प रहेगा। गुजरात के वाडीनार में शिप रिपेयर क्लस्टर बनाने का फैसला भी काफी अहम माना जा रहा है। इससे मरीन, पोर्ट और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को मजबूती मिल सकती है। साथ ही आने वाले समय में रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को भी बड़ा समर्थन मिलने की उम्मीद है। अगली खबर, 15 मई 2026 को ग्लोबल कमोडिटी मार्केट में चांदी में भारी उथल-पुथल देखने को मिली। थाईलैंड फ्यूचर्स एक्सचेंज को चांदी फ्यूचर्स ट्रेडिंग पर अस्थायी रोक तक लगानी पड़ी, क्योंकि कीमतें इतनी तेजी से गिरी कि बाजार में घबराहट और पैनिक सेलिंग बढ़ गई। इस ग्लोबल कमजोरी का असर भारत में भी साफ दिखाई दिया। एमसीएक्स पर चांदी करीब 9,000 से 10,000 रुपए प्रति किलो तक टूट गई और कुछ घंटों में निवेशकों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। बाजार में वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा थी कि ट्रेडर्स लगातार जोखिम कम करने में लगे रहे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक मजबूत डॉलर और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड्स में तेजी इस गिरावट की बड़ी वजह रही। जब डॉलर मजबूत होता है और बॉन्ड से बेहतर रिटर्न मिलने लगता है, तो निवेशक गोल्ड और सिल्वर जैसे प्रेशियस मेटल से दूरी बनाने लगते हैं। चांदी में गिरावट गोल्ड से ज्यादा तेज इसलिए रही क्योंकि सिल्वर का इस्तेमाल इंडस्ट्री में भी बड़े स्तर पर होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर और ऑटो सेक्टर में मांग कमजोर पड़ने का डर बढ़ते ही सिल्वर पर दोहरा दबाव आ गया। साथ ही भारी सट्टेबाजी ने गिरावट को और तेज कर दिया। अप्रैल 2026 में भारत का मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट बढ़कर $28.38 बिलियन पहुंच गया, जो मार्च के $20.67 बिलियन से काफी ज्यादा है। मिडल ईस्ट तनाव और ईरान युद्ध की वजह से ऊर्जा आयात महंगे हो गए हैं, जबकि शिपमेंट में भी रुकावट आ रही है, जिससे भारत के व्यापार संतुलन पर दबाव बढ़ गया है। भारत के आयात में तेज उछाल देखने को मिला। अप्रैल में इंपोर्ट्स बढ़कर $71.94 बिलियन पहुंच गए, जबकि एक्सपोर्ट्स $44.56 बिलियन रहे। भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है, इसलिए ग्लोबल क्रूड कीमतें $120 प्रति बैरल तक पहुंचने का सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था और रुपए पर पड़ रहा है। लगातार बढ़ते ट्रेड डेफिसिट और महंगे तेल की वजह से रुपया रिकॉर्ड निचले स्तरों पर पहुंच गया है और इस साल एशिया की सबसे कमजोर करेंसी बन गया है। इसी दबाव को देखते हुए सरकार ने फ्यूल कंजर्वेशन, वर्क फ्रॉम होम और गैर जरूरी आयात और यात्रा सीमित करने जैसे कदमों पर जोर देना शुरू कर दिया है। SJVN लिमिटेड का मार्च तिमाही रेवेन्यू बढ़कर 1,496 करोड़ रुपए हो गया है, जो पिछले साल के 504 करोड़ रुपए के मुकाबले करीब 3 गुना ज्यादा है। बक्सर थर्मल पावर प्रोजेक्ट और बीकानेर सोलर प्रोजेक्ट शुरू होने से कंपनी की कमाई और EBITDA में मजबूत उछाल देखने को मिला। कंपनी का नेट लॉस घटकर 117 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल 127 करोड़ रुपए था। हालांकि फाइनेंस कॉस्ट बढ़कर 522 करोड़ रुपए पहुंच गया और कुछ हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर दबाव भी रहा, लेकिन इसके बावजूद शेयर गिरावट से उभरकर करीब 1% की बढ़त में कारोबार करता दिखा। थांगमइल ज्वेलरी ने मार्च तिमाही में शानदार नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट 31 करोड़ रुपए से बढ़कर 143 करोड़ रुपए हो गया, जबकि रेवेन्यू भी दोगुना होकर 2,839 करोड़ रुपए रहा। EBITDA और मार्जिन में भी मजबूत सुधार देखने को मिला। कंपनी के रिटेल स्टोर्स की संख्या बढ़कर 66 हो गई है और वित्त वर्ष 2026 में सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 38% रही। रिजल्ट के बाद शेयर पहले 7% तक चढ़ा, लेकिन बाद में मुनाफा वसूली के चलते हल्की गिरावट में कारोबार करता दिखा। NBCC इंडिया को इंडियन ओवरसीज बैंक और हेल्थ मिनिस्ट्री से करीब 52 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर मिले हैं। हालांकि ऑर्डर मिलने के बावजूद शेयर में दबाव रहा और स्टॉक करीब 1.6% गिरकर 93.94 रुपए पर बंद हुआ।
एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स का चौथी तिमाही का मुनाफा 39% बढ़ा है, जिसकी बड़ी वजह यूएस फॉर्मुलेशंस बिजनेस में 11% की ग्रोथ रही। कंपनी ने 12 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का भी ऐलान किया। हालांकि रिजल्ट के बाद शेयर हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ। सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया ने मजबूत Q4 नतीजों के साथ वित्त वर्ष 2027 के लिए 42% रेवेन्यू ग्रोथ का अनुमान दिया है, जिसमें डिफेंस कारोबार बड़ी भूमिका निभा सकता है। कंपनी का EBITDA 53% बढ़कर 826 करोड़ रुपए पहुंचा और मजबूत नतीजों के बाद शेयर में अच्छी तेजी देखने को मिली। बजाज इलेक्ट्रिकल्स को Q4 में 67.5 करोड़ रुपए का नेट लॉस हुआ, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में 59.1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था। ये गिरावट कमजोर रेवेन्यू 2.1% डिक्लाइन, 28.9% EBITDA ड्रॉप और मार्जिन के 8.4% से घटकर 6.1% होने की वजह से आई। साथ ही 55.58 करोड़ रुपए का एक्सेप्शनल लॉस भी बड़ा कारण रहा। इसके बावजूद कंपनी ने 2026 के लिए 3 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड बरकरार रखा है और 500 करोड़ रुपए तक सिक्योरिटीज के जरिए फंड रेजिंग की मंजूरी मांगी है। साथ ही बोर्ड ने अश्विन आनंद को नया CFO भी नियुक्त किया है, जिसे मैनेजमेंट स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल प्लानिंग पर फोकस दिखता है। हिंदुस्तान कॉपर ने शानदार Q4 नतीजे पेश किए। कंपनी का नेट प्रॉफिट 2 गुना से ज्यादा बढ़कर 444 करोड़ रुपए पहुंच गया, जबकि रेवेन्यू 58% बढ़कर 1156 करोड़ रुपए और EBITDA 627 करोड़ रुपए रहा। मार्जिन भी 36.4% से बढ़कर 54.3% पर पहुंच गया, जिससे ऑपरेशनल परफॉर्मेंस मजबूत दिखी। कंपनी ने 2026 के लिए 1 रुपए 86 प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड घोषित किया है। साथ ही एक्सपेंशन प्लान्स के लिए 500 करोड़ रुपए तक बॉन्ड या NCD के जरिए फंड जुटाने और QIP के माध्यम से पूंजी बढ़ाने की मंजूरी भी दी गई है। हिंदुस्तान कॉपर ने अपने विजन 2030 प्लान के तहत 7,188 करोड़ रुपए के केपेक्स रोड मैप पर फोकस बढ़ाया है। कंपनी 2030 तक ओर प्रोडक्शन कैपेसिटी को 4.21 MTPA से बढ़ाकर 12.20 MTPA करना चाहती है, जिसके लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और AI बेस्ड माइनिंग टेक्नोलॉजी पर भी काम किया जा रहा है। कोल इंडिया को उसकी सब्सिडरी महानदी कोलफील्ड्स की लिस्टिंग के लिए मंजूरी मिल गई है, जिसमें IPO और OFS के जरिए 25% तक की हिस्सेदारी बेची जा सकती है। इस खबर के बाद कोल इंडिया का शेयर 1.84% बढ़कर 462 रुपए 15 पैसे पर बंद हुआ, क्योंकि निवेशकों को लिस्टिंग से वैल्यू अनलॉकिंग की उम्मीद दिख रही है। रत्नमणि मेटल्स के Q4 नतीजे कमजोर रहे, जहां रेवेन्यू और मार्जिन्स में गिरावट की वजह से नेट प्रॉफिट लगभग आधा रह गया। हालांकि कंपनी ने 2026 के लिए 10 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड घोषित किया है, लेकिन कमजोर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस का असर शेयर पर साफ दिखाई दिया। क्यूपिड लिमिटेड का शेयर पिछले 1 साल में करीब 620% चढ़ चुका है, जिससे ये FMCG कैटेगरी का सबसे महंगा स्टॉक बन गया है। कंपनी का ट्रेलिंग PE करीब 197 तक पहुंच गया है, जबकि पिछले 3 साल में शेयर में 4500% से ज्यादा की जोरदार तेजी देखने को मिली है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि क्यूपिड लिमिटेड की ग्रोथ मजबूत दिख रही है और कंपनी FMCG और डायग्नोस्टिक्स बिजनेस में तेजी से विस्तार कर रही है। हालांकि विश्लेषक मौजूदा ऊंचे स्तरों पर नई खरीदारी में सावधानी बरतने और जोखिम समझकर निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। VST टिलर ट्रैक्टर्स का मार्च तिमाही नेट प्रॉफिट 80% गिरकर 5 करोड़ रुपए रह गया, जिसकी बड़ी वजह इन्वेस्टमेंट्स पर 33 करोड़ रुपए से ज्यादा का फेयर वैल्यू लॉस रहा। हालांकि रेवेन्यू 9% बढ़कर 329 करोड़ रुपए पहुंचा और कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 के लिए 25 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का भी ऐलान किया, लेकिन रिजल्ट के बाद शेयर करीब 3% टूट गया। NCC लिमिटेड का Q4 नेट प्रॉफिट करीब 19% गिरकर 206 करोड़ रुपए रह गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में ये 254 करोड़ रुपए था। रेवेन्यू में हल्की बढ़त के बावजूद EBITDA मार्जिन 9.1% से घटकर 8.8% पर आ गया, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी पर दबाव दिखा। कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 2 रुपए 20 पैसे प्रति शेयर डिविडेंड की सिफारिश की है। वहीं हाल ही में मिले 1703 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर्स के बावजूद शेयर करीब 1% गिरकर 159.95 रुपए पर बंद हुआ। ITC होटल्स का Q4 नेट प्रॉफिट 23% बढ़कर 316 करोड़ रुपए पहुंचा, जबकि रेवेन्यू 18% बढ़कर 1254 करोड़ रुपए रहा। हालांकि वेस्ट एशिया तनाव और बढ़ती फ्यूल कॉस्ट की वजह से EBITDA मार्जिन 38.9% से घटकर 37.2% पर आ गया। कंपनी ने केरल में द जूरी कुमाराकम रिजॉर्ट को 205 करोड़ रुपए में खरीदने का ऐलान किया है, जिससे लग्जरी लेजर पोर्टफोलियो मजबूत होगा। साथ ही 2026 में कंपनी ने रिकॉर्ड 33 नए होटल साइन किए और 2031 तक 250 होटल्स का लक्ष्य रखा है। जैन इरिगेशन के Q4 नतीजों के बाद शेयर करीब 5% गिर गया, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट से लॉस में चली गई, जबकि EBITDA में 7% की बढ़त के बावजूद एक्सेप्शनल आइटम्स और ग्लोबल अनसर्टेनिटी ने ओवरऑल सेंटिमेंट को कमजोर कर दिया।
वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को फिलहाल आईपीओ प्लान टालने और पहले इबिडा ब्रेक इवन हासिल करने पर फोकस करने को कहा है, जिसका टारगेट वित्त वर्ष 2027 से पहले रखा गया है। इसका मतलब है कि कंपनी अब पब्लिक लिस्टिंग से पहले अपनी प्रॉफिटेबिलिटी मजबूत करना चाहती है। ये फैसला वॉलमार्ट सीईओ जॉन फर्नर की बेंगलुरु विजिट के दौरान लिया गया, जहां फ्लिपकार्ट मैनेजमेंट के साथ प्रॉफिटेबिलिटी और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी पर चर्चा हुई। इसके चलते अब फ्लिपकार्ट का आईपीओ और प्री आईपीओ फंडिंग दोनों फिलहाल आगे बढ़ते नहीं दिख रहे हैं। रैपिडो ने $240 मिलियन का नया फंडिंग राउंड रेज किया है, जो प्रोसेस के नेतृत्व में हुआ, जिसमें वेस्ट ब्रिज कैपिटल और एक्सेल जैसे निवेशकों ने भी भाग लिया। इस डील के बाद कंपनी का वैल्यूएशन करीब $3 बिलियन पहुंच गया। इस नई फंडिंग का इस्तेमाल रैपिडो टियर 2+ सिटीज में एक्सपेंशन, ड्राइवर पार्टनर नेटवर्क मजबूत करने और टेक्नोलॉजी अपग्रेड पर करेगा। कंपनी का फोकस अब फर्स्ट और लास्ट माइल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और भारत के फास्ट ग्रोइंग मोबिलिटी मार्केट में अपनी पकड़ और मजबूत करने पर है। आरती ड्रग्स ने Q4 में नेट प्रॉफिट 12.2% गिरकर 55.2 करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछले साल 62.9 करोड़ रुपए था। रेवेन्यू 6.4% बढ़कर 720.3 करोड़ रुपए पहुंचा और EBITDA भी हल्का बढ़कर 95.8 करोड़ रुपए हुआ, लेकिन मार्जिन लगभग स्टेबल रहा। पिछले Q3 में कंपनी का परफॉर्मेंस मिक्स्ड रहा था, जहां प्रॉफिट बढ़ा था लेकिन EBITDA और मार्जिन्स में गिरावट दिखी थी। Q4 में भी यही ट्रेंड दिखा। प्रॉफिट प्रेशर के बावजूद ऑपरेशनल परफॉर्मेंस स्टेबल रहा और इसी वजह से शेयर 1.28% बढ़कर 367 रुपए पर बंद हुआ। दीपक नाइट्राइट ने Q4 में मुनाफे और मार्जिन्स में सुधार दिखाया है, हालांकि रेवेन्यू में हल्की गिरावट रही है। कंपनी ने 7.5 रुपए प्रति शेयर यानी 375% डिविडेंड की घोषणा की है, जो स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी को दिखाता है, लेकिन बाजार में शेयर करीब 1.41% गिरकर 1812 रुपए 15 पैसे पर बंद हुआ। गोदरेज इंडस्ट्रीज का Q4 प्रॉफिट दोगुना से भी ज्यादा बढ़कर 444 करोड़ रुपए पहुंच गया और रेवेन्यू 33.1% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 7,694 करोड़ रुपए रहा। कंपनी ने 1500 करोड़ रुपए के NCD इशू को भी मंजूरी दी है, लेकिन इसके बावजूद शेयर करीब 1.73% गिरकर 1132 रुपए 5 पैसे पर बंद हुआ। RBL बैंक के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एमिरेट्स NBD को 74% तक स्टेक एक्विजिशन की मंजूरी दे दी है। ये डील इंडियन बैंकिंग सेक्टर में बड़े फॉरेन इन्वेस्टमेंट का संकेत है और आगे बैंक के ओनरशिप और स्ट्रैटेजी में बड़ा बदलाव ला सकती है। सेबी ने इनविट्स के नियम आसान कर दिए हैं ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज आसानी से पैसा जुटा सकें और बोरोइंग भी बढ़ा सकें। इससे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड मिलना आसान होगा और उनकी ग्रोथ तेज हो सकती है। साथ ही फंड मैनेजमेंट में भी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी।